मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और संघीय व्यवस्था में अमेरिका में संघीय केंद्रीकरण के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, उन कारणों का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है संघीय केंद्रीकरण के उत्तरदायी कारण। अमेरिकी संघ का जब निर्माण किया गया तो ये ध्यान रखा गया कि केंद्रीय सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली ना हो जाए और वो अत्यधिक शक्तिशाली होकर राज्यों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित ना कर बैठे, इसलिए उसे सीमित शक्तियां प्रदान की। किंतु बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका की आंतरिक स्थिति और विदेशों के साथ उसके संबंधों की स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन हुआ कि केंद्र की स्थिति अधिकाधिक प्रभावशाली होती गई और राज्यों का महत्व कम होता गया। अमेरिकी संविधान में केंद्र ज़्यादा पावरफुल है राज्यों की अपेक्षा, अतः इसे ही संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहा जाता है। तो ये संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अर्थात संघीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को जो ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, ज़्यादा पावरफुल हो गया है राज्य सरकारों की तुलना में, उसकी क्या कारण है, इन कारणों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। संविधान जब लागू हुआ उस समय से लेकर अगर हम आज तक का अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि न केवल भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, संचार सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जब अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ था तब वह एक छोटा सा राष्ट्र था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति उदासीन था और सीधी सादी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश था। किंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया और आज अमेरिकी क्षेत्र के विस्तार, जनसंख्या की वृद्धि, आर्थिक और सामाजिक संगठन की बढ़ती हुई जटिलता आदि तत्वों ने राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया। इन परिवर्तनों के कारण संविधान लागू किए जाने के समय जो तत्व स्थानीय प्रकृति के थे वे अपने क्षेत्र और महत्व की दृष्टि से राष्ट्रीय प्रकृति के बन गए। कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है और यातायात के क्षेत्र में विकास हुआ, संचार के साधनों में विकास हुआ और व्यापार के क्षेत्र में या टेक्निकल क्षेत्र में, हर चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अधिक प्रगति हुई है। और बच्चों, आप भी देखते हैं कि किस प्रकार पहले संचार के साधनों में किस तरह से विकास हुआ। पहले एक पोस्ट कार्ड लिखा जाता था, अंतर्देशीय पत्र लिखा जाता था और जिसका वो उसे पहुंचने में कुछ दिन लगते थे, और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी प्रगति करी है कि आप कोई भी मैसेज जो है वो आप न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी इमीडिएट पहुंचा सकते हैं जी, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो जो ये प्रगति हुई है संचार के साधनों में, यातायात के साधनों में, अब आज हवाई यात्रा का युग है। और तो इन जितने विकास हुए हैं यातायात में, टेक्निकल क्षेत्र में, संचार के साधनों में,
इससे इन ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिन्हें नियंत्रित करने का राज्यों के द्वारा प्रयत्न किया गया, लेकिन वह असफल रहे और नागरिकों के द्वारा अब ऐसी सेवाओं की मांग की जाने लगी जिन्हें प्रदान करने में राज्य ना तो समर्थ थे और ना ही इच्छुक। और इस तरह से धीरे धीरे राष्ट्रीय सरकार के द्वारा उन कार्यों को अपने हाथ में ले लिया गया जिन्हें राज्य नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाया। इस प्रकार संघीय केंद्रीकरण अर्थात संघीय सरकार की केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि होती गई। इसी तरह संघीय केंद्रीकरण के लिए एक उत्तरदायी कारणों में एक कारण गृह युद्ध भी रहा है। 1861 से 1865 तक अमेरिका में जो यह गृह युद्ध चला उसने भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि करी। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दासता के अंत करने में जिस साहस का परिचय दिया उससे केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई और इस दासता के अंत करने में जो राष्ट्रपति का सराहनीय योगदान रहा अब्राहम लिंकन का, उसने ये सिद्ध कर दिया कि जो केंद्रीय सरकार है वो किसी भी चुनौती का सफलता के साथ सामना करने में समर्थ है। इसी प्रकार निहित शक्तियों के सिद्धांत और न्यायिक निर्णय ने भी संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी अधिकांश अतिरिक्त शक्ति संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से नहीं वरन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संवैधानिक व्याख्या से प्राप्त हुई है और केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व उनके द्वारा की गई निहित शक्तियों के सिद्धांत की खोज रहा है। केंद्रीय सरकार को निहित शक्तियों के सिद्धांत के नाम पर अपनी शक्तियां बढ़ाने का मौका मिला और शक्ति संतुलन जो है वो केंद्र के पक्ष में कर दिया। निहित शक्तियों के सिद्धांत के अतिरिक्त समय समय पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की व्याख्या की गई तो वो भी केंद्रीय शासन के पक्ष में की गई। निहित शक्तियाँ क्या हैं ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि निहित शक्तियाँ किसे कहते हैं। इसी तरह जो अमेरिका में जो केंद्रीय सरकार है वो उसके द्वारा समय समय पर राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है और वो सशर्त दी जाती है। अमेरिकी संघ की जो इकाइयां हैं अर्थात राज्य हैं वो वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है और केंद्र द्वारा राज्यों को जो सहायता दी जाती थी वह बिना किसी शर्त के केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो सहायता अनुदान दी जाती है वो सशर्त दी जाती है कि वो केंद्र के द्वारा बताया जाता है कि धनराशि जो है किस कार्य के लिए खर्च करनी है उस पर शर्त लगाई जाती है। तो इस तरह से जो आर्थिक रूप से भी जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के ऊपर डिपेंड हैं। इससे राज्य सरकारों की शक्ति कम हुई है और केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसी तरह प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक तो अमेरिका यूरोपियन राजनीति के प्रति लगभग उदासीन था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में शीत युद्ध की राजनीति का उदय हुआ जिससे कि उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे का विरोध करने के लिए तत्पर थे और सैनिक तत्परता की इस स्थिति में केंद्रीय सत्ता का शक्तिशाली होना जरूरी था।
1964 से 70 तक अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में भाग लिए जाने के कारण संघीय केंद्रीकरण में और अधिक वृद्धि हुई और आज अमेरिका जो है वो विश्व में महाशक्ति है। तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति अपने दायित्वों को बहुत अधिक बढ़ा लिया है, जिससे कि संघीय केंद्रीकरण में और अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अमेरिकी संविधान का निर्माण होने के समय अमेरिकी जनता में राज्यों की सत्ता के प्रति बहुत अधिक सम्मान था, किंतु संविधान को कार्य रूप प्रदान करने के बाद जब जब अमेरिका में संकट का समय आया तो उस समय केंद्र के द्वारा उन संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1930 में जब आर्थिक संकट आया और आर्थिक संकट के कारण बेरोज़गारी और अनेक आर्थिक समस्याएं खड़ी हुई और जिनका हल राज्य सरकार नहीं कर पाई, उस समय भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नवनिर्माण आर्थिक नीति न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाकर उस आर्थिक संकट को बहुत ही सराहनीय तरीके से हल किया, जिससे कि संघीय केंद्रीकरण में और अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में केंद्रीय सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है।